हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आओ अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते हैं। नो इल विल टू इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पीपल। देखिए, इस आर्टिकल का जो इंटेंशन है वो ना ही अंग्रेजी लैंग्वेज के खिलाफ है और ना ही अंग्रेज लोगों के खिलाफ है। इनफैक्ट इंडिया रेस्पेक्ट्स द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश एक्सप्लोरर्स हु मेड मॉडर्न ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल बाय क्रिएटिंग अ यूनिफाइंग लैंग्वेज। सच्चाई ये है कि इंडिया रेस्पेक्ट्स, भारत बहुत रेस्पेक्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश के रोल को और इंग्लिश एक्सप्लोरर्स के रोल को, जिनके कारण आज मॉडर्न ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक इंग्लिश एक ऐसा भाषा का काम करती है जिसके तहत बहुत सारे राष्ट्र आपस में जाकर के बात कर सकते हैं। अंग्रेजों से हमारा यहाँ मतलब उन इंडियंस हु शो ऑफ इंग्लिश एज ए सुपीरियर लैंग्वेज, उन भारतीयों की तरफ ज़्यादा है जो इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज समझते हैं और बताते हैं ऐसा कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा सुपीरियर लैंग्वेज है। अंग्रेजों से हमारा मतलब रियल वाले अंग्रेज नहीं है, इसके मतलब वो लोग हैं जो अंग्रेजी को एक सुपीरियर भाषा समझते हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ पे अंग्रेजों कहने की कोशिश कर रहे हैं। आओ अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते हैं। इट इज़ ओनली अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन। ये सिर्फ हम भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने का आंदोलन है। एक स्टोरी के साथ इसका स्टार्ट करना चाहेंगे दोस्तों। मेट अ मैन इन 2010 एंड 2011 बाजार समिति पटना। 2010-11 में बाजार समिति पटना के आसपास एक इंसान से मिला था। ही टॉट मी अ कॉन्सेप्ट कॉलोनियल माइंडसेट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पर पहली बार मुझे कॉलोनियल माइंडसेट और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों का क्या कोरिलेशन है, ये उन्होंने मुझे सिखाया था। सो दिस मूवमेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज टीचिंग्स। ये उन टीचिंग से कहीं ना कहीं ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहीं पे मैंने ये कॉलोनियल माइंडसेट वर्ड पहली बार सुना था। क्या है ये वर्ड का मतलब, समझने की कोशिश करते हैं। 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आप सभी को पता है 200 साल तक, 1757 से लेकर 1947 लगभग 190 मतलब 200 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत रहा, जिसमें इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था, मतलब प्रशासन का लैंग्वेज था, कोर्ट का लैंग्वेज था। तो इंग्लिश पढ़ने के प्रति ज़्यादा लोगों का चॉइस था, क्योंकि सरकारी नौकरी तभी मिल सकती थी जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। उसके पहले जब मुगल शासन था तब ऐसे ही पर्सियन का डिमांड हुआ करता था, क्योंकि जो भी शासन रहता है उसका एक लैंग्वेज होता है और तभी सरकारी नौकरी उसी लैंग्वेज के पढ़ने वाले लोगों को मिला करता है। इसके कारण उस लैंग्वेज का डिमांड बढ़ जाता है। इसी तरीके से अंग्रेजों के शासन में इंग्लिश लैंग्वेज का डिमांड सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरी बात है, इंडिया वाज ए कॉलोनी। इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक कॉलोनी था और इसके तहत भारतीय जो थे वो सेकंड क्लास सिटीजन थे, दोहरे दर्जे के नागरिक के बराबर। और इसके कारण उन लोगों में एनीथिंग जो कि ब्रिटेन के लोग करते हैं और जो अंग्रेजी में है ये सुपीरियर हो गया। और ये जो मेंटालिटी है, ये जो दिमाग में है कि जो अंग्रेज करते थे वही अच्छा है, ये इस माइंडसेट को कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं। सुपीरियरिटी का सिंबल माना जाता था और इसके तहत भारत के लोगों के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। इस जो कुंठा की भावना है, इसी मेंटालिटी को कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं। क्लाइमेटिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में वातावरण का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। जो समर होता है, गर्मी, भारत में ये गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें वाष्प भी रहता है, पसीना चलता है, हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म और हवा में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड। ये हमारी गर्मी है। जबकि इंग्लैंड में यही उस समय सर्दी होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ जब सर्दी के समय जो मौसम होता है वो ब्रिटेन में उनके गर्मियों के समय में होता है। और इसी कारण हम सब सर्दियों में सूती कपड़े मतलब कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ताकि वो पसीने से भी हमें बचाए। और उसके अलावा जैसे ये गमछा, ये बहुत सिंबल है इंडिया का, ये भी कॉटन के कपड़े से बनता है। जबकि इंग्लैंड में लोग कोट और सूट पहनते हैं, ताकि हल्की हल्की जब सर्दी लगती है तो इसके कारण उन्हें ऊपर में अपनी सर्दी से बचाने के लिए कोट और सूट पहनने का वहाँ पर प्रचलन है। विंटर ड्रेसेज, सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम सब स्वेटर, जैकेट, ये इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। और जो ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे लोग लॉन्ग ओवरकोट्स पहनते हैं। हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है बट इतनी नहीं पड़ती जितनी ब्रिटेन में सर्दियों में पड़ती है। वहाँ पे माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। और हमारे यहाँ जैसे सर्दियों में वातावरण होता है, वैसे वहाँ का गर्मियों का वातावरण होता है। इसीलिए इंग्लैंड के लोग, इनफैक्ट पूरे यूरोप के लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, तो वो सब वाइन पीते हैं ताकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को गर्म रख सकें। लेकिन वो लोग लिमिटेड
क्वांटिटी में पीते हैं, और रेगुलेटेड बाय फैमिलीज, वहाँ पे घर वाले ही अपने बच्चों को वाइन कितना पीना है, कितने अमाउंट में पीना है वो सिखाते हैं, और इस तरह से उनके अंदर वाइन को पीने की एक रेगुलेटेड लर्निंग डेवलप होती है। सो ड्यूरिंग 200 ईयर ब्रिटिश रूल, जब 200 वर्षों का ब्रिटेन का शासन था भारत के ऊपर, 3 सिंबल्स ऑफ सुपीरियर क्लास, सुपीरियर क्लास भारत के अंदर ही एक सुपीरियर क्लास बन गया था, उसके 3 सिंबल थे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज की, वो अंग्रेजी बोलता था, दूसरा वो सूट्स एंड कोट्स पहनने लगा था, और तीसरा जो वाइन और लिकर का कंजम्पशन जो लोग करते थे। तो ऐसे 3 सुपीरियर क्लास का एक सिंबल बना। 1947 वी गॉट फ्रीडम, 1947 में हमें आज़ादी मिली, बट इट वाज नॉट आउट ऑफ आवर माइंड्स। लेकिन ये जो सुपीरियर क्लास का जो माइंडसेट है ये हम सबके दिमाग से नहीं निकला, और कॉलोनियल माइंडसेट हम सबके दिमाग में आज भी है। 90s इंडिया, 90s की इंडिया के बारे में बात करते हैं। पहला, मैरिजेस इन समर। दोस्तों अगर आपने 90s में आपका बचपन बीता हो तो आपने देखा होगा 90s में जो शादियाँ होती थी वो खास करके पूरा बारात और दूल्हा सब सूट पहन के जाते थे। गर्मियों के अंदर भी जो शादियाँ होती थी पसीने से तरबतर रहते थे, लेकिन फिर भी सब सूट पहन के चलते थे। ये है उस कॉलोनियल माइंडसेट का असर कि जब गर्मी में आप पसीना से तरबतर हो रहे हैं फिर भी सूट ही पहनना है। ये हालांकि अब काफ़ी कम हो गया है, अब इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत तरह के डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बट फिर भी ये कॉलोनियल माइंडसेट आज भी भारत के अंदर है। पेरेंट्स प्रेशर ऑन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहले के माता पिता थे वो इनफैक्ट आज के भी हों, वो सभी अपने बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते थे ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखे, क्योंकि उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिलती है। तीसरा, सोशल प्रेशर टू स्पीक इट करेक्टली। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक खतरनाक बात ये होती है कि अगर आप उसको गलत बोल देंगे तो सोसाइटी आपका इतना गंदे तरीके से बेइज्जती करती है कि आप दूसरी बार बोलने का सोचते भी नहीं है, और इस डर से कि आदमी गलत ना बोल दे, आदमी बोलता ही नहीं है, और इस कारण से वो कभी सीख नहीं पाता। टुडेज इंडिया, आज के भारत को देखते हैं। पहला, कोट्स एंड सूट्स एज ए सिंबल ऑफ एलिटिज्म, जो एलिटिज्म का एक सिंबल है कोट एंड सूट। कैसे? आप देखिए इंटरव्यूज़ में अधिक जो भी लोग जाते हैं अगर वो सूट या कोट पहन के नहीं जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि उसे नंबर कम मिलेगा, और इनफैक्ट जितने भी लोग होते हैं बड़े बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू में जाते हैं वो सभी सूट कोट ऐसा ही पहनना पसंद करते हैं, भले ही वो गर्मी हो। इसके अलावा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह आप देखेंगे जो लोग ऊपर में हैं वो हमेशा ही वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इंडियन ड्रेसेस को पहनने में वो उतना प्राउड फील नहीं करते हैं। दूसरा, ड्रिंकिंग लाइक अ टैंकर मेंटेलिटी, अनसोशल एंड रेगुलेटेड। भारत में अगर कभी भी आपने शराब पीने वाले लोगों को देखा होगा तो उनके अंदर एक खास मेंटेलिटी होती है, वो सभी अपने आप को कितना ज़्यादा पी सकते हैं ये साबित करने में लोग लग जाते हैं। मत इसको टैंकर मेंटेलिटी, वो अपने आप को कहते हैं कि हम टैंकर हैं, इतना ज़्यादा पी सकते हैं, मतलब चाहे वो पी करके बेहोश हो जाए लेकिन जब तक वो पी करके बेहोश नहीं होंगे तब तक वो पीते रहते हैं। तो ये काफ़ी अनसोशल हो जाता है, क्योंकि इसके सोशल परिणाम बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पीता है, ज़्यादा पैसे खर्च करता है, इसके कारण वायलेंट भी हो जाएगा, तो काफ़ी अनसोशल बिहेवियर हो जाता है और अनरेगुलेटेड हो जाता है। इसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई सिखाया नहीं जाता है कि पीना सही है, गलत है, ख़राब है, कम है, ज़्यादा है। तो जब बच्चे सोसाइटी के अंदर निकलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा शराब वो पी सकते हैं उतना ही ज़्यादा वो सोशली एक्सेप्टेबल होंगे, और इस तरह से टैंकर की मेंटेलिटी आपने मैक्सिमम लोगों के अंदर देखा होगा कि वो रेगुलेटेड शराब नहीं पीते, सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते, बल्कि वो टैंकर की तरह की पी करके दिखा देंगे कितना हमसे ज़्यादा कौन पी सकता है, इस मेंटेलिटी के साथ शराब पीते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए भी ख़राब है, बट वो पीते हैं। छठा, तीसरी बात, हाय हेलो हाउ आर यू इंग्लिश एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कहीं पे जब भी किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, उस शुरुआत में कुछ स्टार्टिंग के कुछ वर्ड हाय हेलो हाउ आर यू ये सब फट से अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन उसके कुछ देर के बाद फिर वो अपने हिंदी लैंग्वेज में या जो भी उनका दूसरा लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, वो उस इंग्लिश को कंटिन्यू नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को सोशल एक्सेप्टेंस भी मिली हुई है। ऐसा कर देने से जो लोग हैं उनको ये मान लेते हैं कि इनको पूरी तरह से अंग्रेजी आती है, जबकि ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ बहुत कम इतना ही इंग्लिश जानते हैं जितने में कि वो बता सके लोगों को कि उनको अंग्रेजी आता है, लेकिन सच में उनको कितना आता है इसका कोई चेक करने वाला नहीं होता। स्पीकर एंड लिसनर बोथ डोंट नो, सो डू नॉट क्रॉस चेक। जो सुनने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता है, तो वो समझते हैं कि ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, अगर उसने 4 लाइन गलत भी बोला तो उनको चेक करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये जब 90s के जो खास करके जो बच्चे बड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे
घर वाले, सोसाइटी, सब लोग कहने लगते हैं कि उस बच्चे को देखो कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था, जैसे कि अंग्रेजी बोलना ही उसने कितनी पढ़ाई की है इस बात का सिंबल बन जाता है। और अगर आप नहीं बोलते हो उस तरह से तो सोसाइटी में आपको लगता है कि जैसे, और अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो सोसाइटी ऐसे समझती है कि उतना पढ़ा लिखा ही नहीं, जबकि ये सच नहीं है। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन, ताकि कोई भी दो लोग आपस में बात कर सके जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। नॉट अ सिंबल और यार्डस्टिक ऑफ योर नॉलेज, आपके पास कितना ज्ञान है ये इसका कोई सिंबल नहीं है और ना ही मापने का कोई तरीका है। किस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में अपनी बात रख सकते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी पढ़ाई, जैसे हर विषय की अपनी पढ़ाई होती है, मैथ, साइंस, कि आपने उसकी पढ़ाई कर ली है। लेकिन कितनी भी पढ़ाई करी हो, अगर बंदा अंग्रेजी नहीं बोलता, उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, उसको ये सोसाइटी इज्जत नहीं देती। लेकिन अगर वो अंग्रेजी बोलना जानता है, अंग्रेजी में लिख सकता है, भले ही उसने पढ़ाई नहीं की हो, तो सोशली उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल मिलता है, सोशली उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है। और इस चक्कर में इंग्लिश को लेकर के एक कॉलोनियल माइंडसेट और परपेचुएट होते रहता है सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ता रहता है। जबकि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स, 90% इंडियंस स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, 90% भारतीय गलत अंग्रेजी बोलते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस, मैं भी गलत अंग्रेजी ही बोलता हूँ, वो इतना ज़्यादा परफेक्ट अंग्रेजी नहीं जानता मैं। फ्यू एक्सेप्शंस लाइक शशि थरूर जैसे कुछ लोग हैं जो परफेक्ट इंग्लिश, मान लीजिए एक्सपर्ट हैं, बट उस तरह के लोग आप बताइए भारत में कितने हैं जो शशि थरूर के बराबर इंग्लिश में उनको टक्कर दे सके। 90% इंडियंस स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, वो ग्रामेटिकली तो काफ़ी गलत। इवन ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। इनफैक्ट जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनफैक्ट जो ब्रिटेन के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं, वो भी गलत अंग्रेजी बोलते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि सिमिलरली इंडियंस स्पीक रॉन्ग हिंदी, भारतीय भी गलत हिंदी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर आपको सही हिंदी सुनना है तो जैसे आपने अमिताभ बच्चन को सुना है केबीसी के अंदर, जिस तरह की अंग्रेजी वो बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ऐसे कितनी बार आप बातचीत करते वक्त या हम बातचीत करते वक्त इस तरह की शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम सब बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और बोलचाल की भाषा में हम सब हमेशा जो भी भाषा बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं मैक्सिमम टाइम में। कभी भी हम शुद्ध भाषा बोलने के पीछे इतना नहीं पड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ हम अगर शुद्ध नहीं बोलेंगे तो हम मिस्टेक कर रहे हैं और वो गलत हो जाएगा। और ये इस तरह की एक मेंटेलिटी होती है दिमाग में, और यही मेंटेलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज एंड नेटिव कल्चर। देखिए, भाषा एक होती है और हर जगह का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, बोलने का एक टोन होता है, टोनैलिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिहार से है बंदा, तो वो किसी भी बात को शॉर्ट करके बोलना चाहता है। देखिए, लैंग्वेज एंड नेटिव कल्चर, देखिए कोई भी भाषा होती है और हर जगह का एक कल्चर होता है, एक सभ्यता होती है, वहाँ पे बोलने का लोगों का एक तरीका होता है, टोन होता है। जैसे आप हिंदी भी बोलते हैं तो मान लीजिए कि कोई कहीं जा रहा है तो आप पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब, या आप कहाँ जा रहे हो, ये हुआ पूरी लाइन। लेकिन क्या आप इतना बोलने जाते हैं? आप बोल देते हैं किधर, उससे ही वो समझ जाता है। तो ये कोई किधर वर्ड शुद्ध हिंदी तो नहीं हुआ, लेकिन वो बातचीत में एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, तो आप सही गलत का ख्याल नहीं रखते। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी वेयर बोल देंगे तो भी लोग बात समझता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो इतना बोलेंगे नहीं, पहला शब्द नहीं बोलेंगे, गलत बोलने के डर से कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरा जो पॉइंट है, साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन इंग्लिश। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो अपने अंग्रेजी को भी बोलते हुए अपने टोन को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर पे फोकस उनका देखा होगा, अपने उनके ड्रेसेज हो या फिर जो भी इनका फूड हैबिट्स हो, टोन्स हो, इसमें वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, वो अपने कल्चर को इंटैक्ट रखते हैं। वो इंग्लिश बोलते भी हैं तो अपना टोन नहीं चेंज करते हैं, कोई किसी खास तरह की उसमें स्पेशल ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका शो ऑफ भी नहीं करते हैं। जबकि नॉर्थ इंडियन में ये खामी ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि इसका एक कारण भी है कि जब 200 साल की गुलामी थी तो दिल्ली हमारा कैपिटल था, और उसके कारण जो नॉर्थ इंडिया था और जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उनके अंदर ज़्यादा प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स का, जबकि साउथ इंडिया पर इसका प्रभाव कम पड़ा। तीसरा पॉइंट है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में जैसे एक ज़रूरत होती है कि दूसरे देशों के थ्रू लोगों से भी आप बात करते हैं, तो आप उस देश के लोगों को अपनी बात समझाने के लिए उस टोन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ जायज़ है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी समस्या आप देखते होंगे, फाई एक्सेंट, मतलब जिसको मैं फाई एक्सेंट कहने का, जो कि हर चीज़ में ना आप देखेंगे वो या तो अमेरिकन इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। इंडियन इंग्लिश मतलब अपने टोन में नहीं बोलना चाहेंगे, अपना टोन छोड़ करके दूसरे के टोन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो मेरा टोन बिहारी ही रहेगा, अगर कोई तमिलनाडु से वो अपना टोन नहीं छोड़ता, कोई बंगाल से वो भी अपना टोन नहीं छोड़ता। लेकिन यूपी बिहार में तो ये समस्या और ज़्यादा देखी गई है, हम अपने टोन को भूल चुके हैं, हम ज़बरदस्ती अंग्रेजी उसी तरीके से बोलना चाहते हैं जैसे ब्रिटेन के लोग और अमेरिका के लोग बोलते हैं। अभी आपने जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को देखा होगा, वो आकर के जब अहमदाबाद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हिंदी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ, उसके लिए उनका बहुत भी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन
उन्होंने हिंदी के शब्द बोले जो उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वो उन्होंने अपने एक्सेंट में ही बोले। वो उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदी लोग कैसे बोलते हैं उसको बोलने की कोशिश नहीं की, और उसमें उन्होंने गलत भी बोला, लेकिन उनका अपना नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो उनको ज़्यादा अच्छे से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा हिंदी के शब्द उन्होंने गलत भी बोले, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वो बस इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया। तो इस बात पे भी कॉलोनियल माइंडसेट का असर ये है कि इस बात पे भी बहुत सारे लोग उनकी इस बात का भी मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने हिंदी के शब्द गलत बोले। अरे उनको हिंदी नहीं आती तो गलत ही बोलेंगे। और दूसरा कि उनका जो एक्सेंट था वो उन्होंने अमेरिकन ही रखा, वो अहमदाबाद में जाकर के गुजराती एक्सेंट में नहीं बोल रहे थे। तो जब इंडियंस भी अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि किसी और का एक्सेंट कॉपी करना पड़े। तो ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस लगाते हैं लोग कि एक्सेंट वैसे ही बोलेंगे, उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। अगर आप शब्दों का मतलब समझते हैं और आपस में बात कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का, बस इतना ही रोल है कि दो लोग आपस में बात कर सके, एक दूसरे को बात समझा पाएँ। उसको इतना सॉफिस्टिकेटेड वे में बोलना, इतना परफेक्ट बोलना, ये कभी इतना ज़रूरी नहीं होता। सो परफेक्ट बोलना, सही बोलना, नहीं तो लोग हंसेंगे। ये जो बचपन से मेंटेलिटी डेवलप होती है, सो परफेक्ट बोलना और सही बोलना, नहीं तो लोग हंसेंगे, ये सभी सोच सोच के इस डर से बोलते ही नहीं हैं। और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये इसका कोर प्रॉब्लम है। पहला कि कॉलोनियल माइंडसेट कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत भारी लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 26 वर्ड होते हैं, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। तो उसके परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप लगा लेंगे तो कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा टफ होगा? ऑब्वियसली हिंदी ज़्यादा टफ होगा। तो इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। ये सब परफेक्ट और सही बोलने के चक्कर में इंसान बोलता ही नहीं है, और कॉलोनियल माइंडसेट साथ में, इसके कारण ये जो है मेन समस्या, जड़ इंग्लिश नहीं सीखने का बच्चों का ये होता है। तो चलिए अब इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए इस पर डिस्कस करते हैं। पहला, हैव यू एवर ट्रेवल टू अदर स्टेट देन योर होम स्टेट इन इंडिया? एग्जाम्पल बंगाल, पंजाब। कभी आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं भारत के, आप जब भी उस राज्य में जाएंगे वहाँ की एक भाषा होती है। जैसे आप बंगाल में जाते हैं तो बंगाली होती है, पंजाब में जाते हैं पंजाबी होती है। अब वहाँ पर जब आप सुनते हैं बंगाली और पंजाबी तो आप भी अपने मन से बोलने लगते हैं। आप गलत बोलते हैं बट कोई आप पे हंसता नहीं। जैसे बंगाल में जाकर के आप अगर बांग्ला सीखना हो, कोई गाना था आमा तुम्हें के भालो माची, आप बोल भी देंगे तो कोई गलत भी बोलेंगे तो कोई हंसेगा नहीं। या फिर सत से अकाल अगर आपको बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा, पंजाबी एक्सेंट नहीं आएगा तो कोई आप पे हंसता नहीं है। लेकिन अंग्रेजी बोलने में अगर आप गलत बोल देंगे तो सोसाइटी हंसती भी है और तुरंत मजाक उड़ाने में रुकती नहीं है, और उसके कारण जो बच्चे हैं वो गलत बोलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जबकि इंग्लिश से ज़्यादा टफ लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया परम्यूटेशन कम्बिनेशन करेंगे, 26 शब्द इसमें है, 52 शब्द उसमें है, तो ज़्यादा शब्द भी उसमें है, ज़्यादा व्याकरण पेचीदा है, सब कुछ है। तो इंग्लिश इतना कोई डिफ़िकल्ट भाषा नहीं है, बस ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो सो फ्रीली स्पीक रॉन्ग एंड मेक मिस्टेक्स। तो बेधड़क होकर के, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कोई भी भाषा आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप सीखने के लिए पहले उसको गलत ही बोलेंगे। तो बेधड़क होकर के बिना किसी शर्म के गलत अंग्रेजी बोलिए और मिस्टेक्स करिए, गलती करिए, क्योंकि पहली लाइन आपकी कभी परफेक्ट नहीं होने वाली है। आप धीरे धीरे सीखेंगे एंड इवेंचुअली ऑटोमेटिकली लर्न करेक्ट। और धीरे धीरे एक दिन आप खुद, मान लीजिए बहुत सारे आदमी जो बिहार के हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप जाइए उनसे बात करिए, उनको मराठी आता है। कोई पंजाब का आदमी अगर बिहार में रहता है तो उसको बिहारी आता है। ऐसा एक समय के साथ आप हमेशा सीख जाते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं आप देखिए कैसे सीख जाते हैं, इवेंचुअली ऑटोमेटिकली आप एक सीख जाएंगे। क्योंकि जो सीखना है वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। सीखने का एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है। योर फर्स्ट सेंटेंस विल नेवर बी परफेक्ट। पहली लाइन आपकी कभी परफेक्ट नहीं होगी। सो प्राउडली स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। किसी शर्म की बात नहीं। जब जैसे आप हिंदी गलत बोल के शुरुआत करते हैं, जैसे आप पंजाबी गलत बोल के, मराठी गलत बोल के, बंगाली गलत बोल के, ऐसे जब आप स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए गलत अंग्रेजी भी बोलते हैं तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप गलत बोलेंगे, सीखेंगे, तभी एक दिन सही बोलेंगे। तो जब तक आप नहीं सीख लेते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, गलत बोलने से संकोच मत करिए, बेधड़क होकर बोलिए। एंड क्रॉस चेक दो जो शो ऑफ। और जो आप पे आके दिखावा करते हैं या आपको टोकते रहते हैं कि तुम तो गलत बोल रहा है, मत बोलो, ऐसा किस तरह के बात करते हैं या शो ऑफ करते हैं, उनको क्रॉस चेक भी करिए। क्योंकि जो लोग सच में अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं या कुछ भी नॉलेज जिनके पास अच्छे से होगा, वो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे और ना ही शो ऑफ करेंगे। जिनको अंग्रेजी आती है कभी वो क्यों शो ऑफ करेगा? उसको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। जिनको बताने की ज़रूरत होती है वही अधिकतर समय में आप देखेंगे कि स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी के लैंग्वेज में, और उसके आगे 3 से 4 लाइनों के बाद वो ठप पड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग सुनते हैं वो उनको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उसको कितनी अंग्रेजी आती है। सो अगर कोई शो ऑफ करता है और आपको डिमीन करता है कि आप गलत बोल रहे हो, तो आप उसको क्रॉस चेक करिए, उसके नॉलेज को चेक करिए कि आपको कितना आता है। वो चेक करने की भी क्या ज़रूरत है? कोई आपको बोल भी दे रहा है तो किसी के बोलने से आपको आना या नहीं आना ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अगर कोई बोल दे रहा है तो
उसको लेकर के आप अपने मन में मत रखिए कि उसने बोल दिया है तो अब मैं किसी के सामने नहीं बोलूँगा। बेधड़क होकर बोलिए, और जो आपको अंग्रेजी गलत बोलने पर टोके उसको बोल दीजिए कि अभी हम सीखने के प्रोसेस में, इसलिए हम बेधड़क होकर गलत बोलेंगे और एक दिन सही बोलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, डिजिटल एज है। आज आप यूट्यूब पे दुनिया में कुछ भी सीखना चाहें वो सीख सकते हैं, तो आप उस पर एक्सप्लोर करें, अच्छे टीचर्स को ढूंढें और उससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखना तो एक बात है, उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी सीखना हो वो सब आप यूट्यूब पे और दूसरे डिजिटल एज, आप मोबाइल और इंटरनेट और लैपटॉप का इस्तेमाल करके कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा हो तो इस चीज़ पे आप फोकस करें अगर आपको सीखने का मन है। तीसरी जो बात है, क्लास 1 to 10 गुड इंग्लिश। देखिए, अगर क्लास 1 to 10 किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो उसकी अंग्रेजी एक अच्छे लेवल की हो जाती है। अगर उसने क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की पढ़ाई करी है तो इट इज़ अ गुड, कंसिडर्ड अ गुड इंग्लिश, नॉट अ वेरी गुड इंग्लिश बट गुड इंग्लिश। और मेरा जो लेवल है वो मैंने सिर्फ अंग्रेजी की पढ़ाई क्लास 10 तक ही की है, तो मेरा जो लेवल है वो लेवल आपका आ जाएगा अगर आपने सिर्फ 10वीं तक की अंग्रेजी की पढ़ाई कर ली। मेरा लेवल इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन बातचीत करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए और दूसरों की बात समझने के लिए मेरा वो लेवल है, और ये सिर्फ क्लास 1 to 10 तक की पढ़ाई करने से है। वो भी उतना भी मन से नहीं पढ़ा है, बट अगर आप क्लास 1 से 10 पढ़ लेते हैं तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। यू वर्सेस क्लास 1 चाइल्ड, क्लास 10 चाइल्ड। आप और आपके सामने अगर आप एक क्लास 1 के बच्चे को रख के देखिए और एक क्लास 10 के बच्चे को रख के देखिए, आप पाएंगे कि आपका दिमाग अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आपके लर्निंग की जो एबिलिटी वो काफ़ी बढ़ चुकी है, फास्ट लर्निंग हो चुकी है, बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं। जैसे पहली क्लास का जो बच्चा होगा वो पहली क्लास की किताब को पढ़ने में 1 साल लगाएगा, लेकिन आपको 1 साल नहीं लगने वाला होगा। आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में पहली क्लास में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आप कितने दिन में रटेंगे? रट लेंगे आप। 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, और क्या लगेगा। सो क्लास 1 का बच्चा जो काम 1 साल में करता है वो अगर आप चाहें तो आप काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लास 10 का बच्चा अगर किसी किताब को पढ़ाने में 1 साल लग सकता है तो आपको कभी 1 साल नहीं लगेगा। आपको मुश्किल से, और उसमें कितने विषय पढ़ता है, सिर्फ अंग्रेजी थोड़े पढ़ता है, तो 1 साल में अगर वो एक 10th का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो इंग्लिश पे कितने दिए होंगे? मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना। उतना समय आप ऐसे दे दीजिए 1 महीने लगातार, तो आप सीख जाएंगे क्लास 10 का इंग्लिश। और अब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो हर आदमी अपने अपने पे डिपेंड हो सकता है। कोई कम में भी सीख सकता है, कोई 10 दिन में भी सीख सकता है क्लास 10 का पूरा नॉलेज। तो बेसिकली एक रैंडम मैंने कैलकुलेशन की है कि क्लास 1 का किताब पढ़ने में आपको 3 दिन लगे, क्लास 2 का पढ़ने में 5 दिन, क्लास 3 का पढ़ने में 7 दिन, चौथी क्लास में 10 डेज, 5वीं क्लास में 12 डेज, छठी क्लास में 20 दिन, 7वीं क्लास में 25 दिन, 8वीं क्लास में 30 दिन, और 9वीं क्लास में भी 30 दिन, और 10वीं क्लास में भी 30 दिन। 8 to 10 अगर एक महीना लगता है, क्योंकि 6, 7 से थोड़ा सा ग्रामर और लिटरेचर 2 पार्ट अलग हो जाते हैं और ग्रामर भी पढ़ना होता है, तो उस समय 25 से 30 दिन एक क्लास में, तो ये टोटल जोड़ करके 112 दिन हो रहा है। मतलब 4 महीने भी नहीं होते, 3 महीना और 20-30 दिन, 20-25 दिन, तो टोटल 112 दिन में अगर इस स्पीड से भी पढ़े तो आप अंग्रेजी 112 दिन में अपना अंग्रेजी 10th लेवल पे कर सकते हैं, और 10th लेवल इज़ अ गुड लेवल। सो बच्चे बनो, सीखो और सिखाओ, डरो मत। तो आपको ना बस उस बच्चों की मेंटेलिटी लानी है। इतना बड़ा होकर के आपको वो नहीं करना है कि मतलब आप बड़े हो गए तो आप गलतियां नहीं कर सकते। आप हमेशा एक बच्चे की तरह गलतियां कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो बच्चे बनो, सीखो, अंग्रेजी बोलो, बेधड़क हो करके, डरो मत, और आप एक दूसरे को सिखाओ भी। और कोई दूसरा अंग्रेजी को इतना परफेक्ट बताए या एक सिंबल बताए कि इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट होता है, तो आप वहाँ पर उसको टोकिए कि कॉलोनियल माइंडसेट आपका, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज़ नॉलेज एंड लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज। सो चलो दोस्तों, अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।